नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी हाइड्रोजन बम के जवाब में लेटर बम। जी हाँ, देश के 272 रिटायर्ड जज ब्यूरोक्रेट्स ने संवैधानिक संस्थाओं के समर्थन में खुला खत जारी किया है। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग के साथ संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। खैर, अब इस लेटर पर कांग्रेस और बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस लेटर ने कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकाल दी है और क्या इस पत्र का असर कांग्रेस पर पड़ेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन की छवि खराब कर रहे राहुल गांधी, रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स की खुली चिट्ठी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। हालांकि उनके ये आरोप बिहार चुनाव में बेअसर साबित हुए, लेकिन अब वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने ओपन लेटर जारी किए हैं। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। इस लेटर में लिखा गया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। हालांकि अब इस लेटर पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। दरअसल भाजपा और आरएसएस जो पुराने समय से षड्यंत्रों के हिसाब से राजनीति का संचालन करते हैं, वो अब राहुल गांधी जी पर सेवानिवृत्त लोगों से ये जो हमला करवा रहे हैं, वो दिखा रहा है कि किल द मैसेंजर। असली मुद्दे पर बात नहीं हो रही है और वो तो प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। उन पर बात करने की बजाय किल द मैसेंजर, यानी कि जो सवाल उठा रहा है उसे ही बदनाम करने की ये जो षड्यंत्र है, इसको देश की जनता अच्छे से समझती है। देखा जाए तो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर उसको मोदी सरकार की बी टीम बता चुके हैं। उनके आरोपों का नतीजा है कि प्रदेश में कांग्रेस चुनाव आयोग को अब शक की नजरों से देखती है। हालांकि अब इस लेटर के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर फिर निशाना साधा है। देखिए, ये लोग सिर्फ 272 लोग नहीं हैं, इसमें अनेक सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अन्य लोग हैं जो निश्चित रूप से देश का एक स्तंभ के रूप में उनको देखा जाता रहा है। आज वो भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस आरोप और आलोचनाएं करते हुए इतनी नीचे तक आ गई है कि अपना जनाधार खो बैठी है। और यह बात राहुल गांधी को भी समझनी चाहिए और कांग्रेस को भी समझनी चाहिए। आरोप और आलोचनाओं से राजनीति नहीं की जाती है। कांग्रेस लगातार अपनी हाल का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती आ रही है। कभी उसके नेता ईवीएम को जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी एसआईआर के बहाने वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। और जब चुनाव आयोग इन्हीं कांग्रेस नेताओं को ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है इसके लिए बुलाती है, तो ये पीछे हट जाते हैं। जब राहुल से वोट चोरी के संबंध में शपथ पत्र देने को कहा गया, तो वो भी नहीं दिया गया। कुल मिलाकर इस लेटर ने कांग्रेसियों को आईना दिखाने का काम किया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर इस पत्र का कैसा असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और 140 करोड़ की आबादी में भले आप ये कहकर खारिज कर दें कि ये 200-250 लोगों की तो चिट्ठी है, इसमें आप ये भी निकाल दीजिए कि ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कि अगर ब्यूरोक्रेट्स तो हो सकता है किसी एक पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, जज भी हैं इसमें, लेकिन इसमें रिटायर्ड सैन्य अफसर भी हैं जो कि हो सकता है कांग्रेस के कार्यकाल में भर्ती हुए हों और अभी तक उन्होंने सेवाएं दी हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। तथ्य लेकर आइए आप, कोई इससे इनकार नहीं है। और रही बात जहाँ तक ज्ञानेश कुमार की, तो जिन टीएन शेषन की हम बात करते हैं, वो पूरा देश उनको
बधाई देता है इस बात की कि उन्होंने देश में निष्पक्ष चुनाव कराए। वो पूरा चुनावी परिदृश्य बदल दिया। इस बिहार में हमने देखा कि एक भी सेंटर पर रीपोलिंग नहीं हुई इस बार, लेकिन इस बिहार में हमने ये भी देखा था टीएन शेषन के दौर के पहले और उनके दौर में भी कि दर्जनों हत्या हो जाती थी, पैरामिलिट्री फोर्स लगाना पड़ती थी, कई बार चुनाव आगे बढ़ाना भी पड़े, कई दर्जनों सेंटरों पर रीपोलिंग भी हुई। लेकिन उन्हीं टीएन शेषन ने बाद में 1969 में के नारायण के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, और उसके बाद 99 में उन्होंने एल के आडवाणी के खिलाफ, लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ा था। लेकिन उनकी निष्पक्षता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमने मनोहर सिंह गिल को भी देखा, डॉक्टर MS गिल 5 साल चुनाव आयुक्त रहे। इसके बाद हमने देखा कि राज्यसभा से पंजाब से उनको भेजा जाता है, और उसके बाद देश के खेल मंत्री रहे, और उस दौरान में रहे जब राष्ट्रमंडल खेलों के कारण जिससे मनमोहन सरकार की छवि खराब हुई, और उस MS गिल को तब खेल मंत्री बनाया हुआ था। हमने वो दौर भी देखा। हमने नवीन चावला का भी दौर देखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उनको MP लैंड से कांग्रेस के सांसद पैसा देते थे, और अशोक गहलोत सरकार ने उस समय राजस्थान में उनको कई एकड़ जमीन दी थी उनके NGO के लिए, जिसका शार्ट नाम था दर्शन। लेकिन आरोप ज्ञानेश कुमार पर लगाए जाते हैं। हम बात ज्ञानेश कुमार की नहीं कर रहे हैं कि अतीत में जब इतने सारे लोगों ने काम किया और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे हैं। और टीएन शेषन तो कैबिनेट सेक्रेटरी थे राजीव गांधी के, उसके बाद उनको चुनाव आयुक्त बनाया था, लेकिन ये सवाल उन पर कभी नहीं उठे। नहीं, देखिए बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, वो सारे सवाल बहुत गंभीर हैं। मैं कितनों का जवाब दे पाता हूं? मैं तो सवाल नहीं, मैं तो जानकारी दे रहा हूं दर्शकों के हिसाब से भी। देखिए ये संख्या भले छोटी हो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, सैनिक हैं, लेकिन इस देश के महत्वपूर्ण लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, ये लोग शिक्षित लोग हैं। लेकिन इसके उलट एक दूसरी चीज भी आप ये देखिए, क्या जजेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? क्या ये ब्यूरोक्रेट्स की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती है क्या? ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कई बार इस तरह के फैसले लेते हैं कि जो सवालों के कटघरे में होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बार बार आप सवाल आपको नहीं उठाने चाहिए, लेकिन ये एक बात और है कि चुनाव आयोग क्यों चुप है, क्यों नहीं इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करती है। अगर राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं और लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं तो इनको न्यायालय के सामने ले जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो कहीं कुछ कमियां दोनों तरफ से हैं। अगर राहुल गांधी को हम ये कहें कि वो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाएं नहीं, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करिए, लेकिन आप उसके लिए कोई तथ्य तो दीजिए। नहीं, अगर वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल जायज सी बात है। क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि इसको एक मुद्दा बना के रखा गया है। इसके अलावा एक चीज आप और देखिए, इस देश में दुष्प्रचार के जरिए जो है सत्ता हासिल करने की कोशिश कोई नई नहीं है। कितने तरह के दुष्प्रचार हुए आप पहले अतीत में जाइए तो VP सिंह को देख लीजिए, उन्होंने बोफोर्स का एक जो है इसी तरह का दुष्प्रचार किया था। वो संवैधानिक संस्था के खिलाफ नहीं था, लेकिन एक सरकार भी संवैधानिक संस्था होती है, एक सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। उसके बाद में फिर आप 2014 में भी आइए, आप कोल घोटाला और तमाम तरह के घोटालों का जिक्र हुआ था। लेकिन बावजूद उसके वो अपने दम पे ना उनको बहुमत मिला, ना ये कह सकते हैं कि काट की आंडी दोबारा चढ़ी। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन दुष्प्रचार की एक कोशिश रूलिंग पार्टी सभी दलों ने की है, दुष्प्रचार की कोशिश। और ये राहुल गांधी को भी लगता है कि दुष्प्रचार के जरिए वो कोई चुनावी बढ़त हासिल कर सकते हैं। हालांकि उनका ये जो दाव था बिहार में पूरी तरह से असफल रहा। वहां के मतदाताओं ने इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं माना है, और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में उस मुद्दे को कोई मुद्दा मानेगा। और अभी जो बांग्लादेश, क्षमा कीजिएगा, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी जो है आप विरोध कर रही है, वहां पे भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा ये। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल अगर खड़े किए जाते हैं तो ये तो केरल में भी हम देख रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन गए नहीं उनके स्वागत में, और वहाँ के एक नेता कह रहे हैं कि अगर तमिलनाडु का विकास करना है तो नरेंद्र मोदी की हत्या कर देना चाहिए। अब राजनीति में लिहाज नाम की कोई चीज रह गई क्या? कोई किसी का लिहाज कर रहा है क्या? प्रोटोकॉल तो होता है ना। नहीं, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उसकी परवाह कौन कर रहा है? उसकी परवाह कौन कर रहा है? भले PM का कोई प्रोटोकॉल हो, लेकिन कुछ नहीं जहां राजनीतिक कटुता इतनी बढ़ जाए कि लोग एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री को जब सार्वजनिक मंच से ये कहना पड़ता है कि लोग उनको गाली दे रहे हैं, तब प्रोटोकॉल की चर्चा नहीं होती क्या? तभी तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। अगर प्रधानमंत्री के संबंध में आप कुछ अनर्गल टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक भाषा का, मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, वो भी तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो देश की राजनीति में ना तो लिहाज बचा है, न क्रेडिबिलिटी बची। अच्छा, इन नेताओं की भी क्या क्रेडिबिलिटी?
नेताओं की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो है वो अपने आप खत्म करते जा रहे हैं ना। संस्थाएं इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि इनकी जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं यही वो पॉलिटिकल लोग होते हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी अब देश में नहीं बची, इसलिए इनके संवैधानिक संस्थाओं पे जो है इस तरह के आरोप लगते हैं। हमने जजेस को भी देखा है कि किस तरह से जजेस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ में रिटायरमेंट लेते हैं और फिर किसी पार्टी के जरिए जो है या राज्यसभा पहुंच हमने जाते देखा हैं, राज्यसभा में अभी हाल में हमने देखा गोगोई साहब गए हुए हैं, राज्यसभा में गए हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है देश में और राजनीति का जो चरित्र है वो इस तरह से हो गया है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन ब्रजेश जी, चूंकि अब राहुल गांधी की बात हो रही है, SIR को लेकर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। शकील अहमद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी। उन्होंने एक सवाल उठाया बिहार के नतीजों के पहले भी और उसके बाद भी कि 68 लाख अगर नाम काट दिए गए हैं तो 68 लोग को तो हमको खड़ा कर देना था जनता के बीच में। ये 68 नेता हमारे कह देते कि भैया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इस आदमी का नाम काट दिया गया है, या 68 लाख में कोई ऐसा नेता आदमी नहीं मिला कि किसी कांग्रेस नेता के परिवार का होता है, RJD नेता के परिवार का होता है। क्योंकि जब आप ये कह रहे हो ना कि आपके वोट काट दिए गए, आप चिन्हित करके, तो उस 68 लाख में तो आपके वोट होंगे ही निश्चित तौर पर, 68 तो रहे होंगे। तो आप एक भी उसको खड़ा कर देते तो आपको लगता है कि आपकी बात का वजन है, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हो। करें, आप लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो, लेकिन वोट चोरी हुई कैसे ये आप नहीं बता पा रहे हो। क्या आप ये नहीं बता पा रहे हो कि ये फला का नाम काट दिया, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ये RJD का कार्यकर्ता बिल्कुल था, ये 10 लोग ही, या ये काम वोटर था, हम तो कार्यकर्ता भी छोड़ दीजिए। तो आपने उसका नाम काट दिया। आप कहते जरूर हो 68 लाख वोट काट दिए, वो सब वोट हमारे थे। ये वैसा ही है जैसे कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो, सिर्फ आप एक डेंट लगाना चाहते हो जो चुनी हुई सरकार है उसको, ये बताना चाहते हो, जनता के मन में ये पैदा करना चाहते हो कि भैया ये चोरी से बन रही है, इसका कोई योगदान नहीं है, इसको चुनाव आयोग जैसी संस्था और ये मिली भगत करके ये सरकार में बने हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र में इनके आ जाते हैं, चाहे बिहार में आ जाते हैं। ये भी कहते हैं ना, जैसे अभी हम बात करें मान लीजिए बिहार की, कि RJD को तो साहब सबसे ज्यादा वोट मिले हैं लेकिन सीटें कम क्यों मिली हैं? तो भाई उसी वोटर ने तो आपको ही वोट डाला ना, जिसको आप कह रहे हो कि वो एक ही पार्टी को वोट दे रहा है। सबसे नंबर 1 वोटों के लिहाज से तो आप ही हो। और इससे पहले भी ऐसी हालात हो गए हैं ना, इससे पहले तो 22 मिली थी RJD को। हाँ। तब क्या था, तब भी ऐसे आरोप नहीं लगे थे ना। आप देखिए, आप EVM पर लगातार सवाल खड़े करते रहे, लेकिन लोगों का भरोसा उससे नहीं उठा, क्योंकि लोगों ने वो दौर देखा है, उसी बिहार में देखा है कि किस तरह से मतपेटियां लूट ली जाती थी, किस तरह से दबंग बाहुबली लोग बूथ पर कब्जा कर लेते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, लोग वोट नहीं डाल पाते। तो बिहार ये कैसे भूल जाएगा कि अभी वो वोट डाल रहा है, बिहार के मतदाता कैसे भूल जाएंगे? तो जो असल मुद्दों पे क्या आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो आप वो मुद्दे उठा नहीं रहे हो, जनता से जुड़े मुद्दे उठा नहीं रहे हो जिससे आप पर लोग भरोसा करें। आप सिर्फ एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दे जिससे कि आप तत्काल सत्ता में आ जाए बिना संघर्ष के, क्योंकि ऐसा ही मुद्दा है ना, सब लोग चिल्लाओगे भैया चोरी हो गई, चोरी हो गई, 100 बार बोलोगे तो ये झूठ सही साबित लगने लगेगा। लेकिन 1000 बार बोल चुके राहुल गांधी, सच साबित नहीं होगा आज की तारीख में, क्योंकि अब दौर बदल गया है कि आप झूठ बोलते जाओगे तो लोग सच मान लें। लोग चेक करते हैं, और यदि 272 रिटायर्ड अधिकारी और रिटायर्ड जज चिट्ठी लिख रहे हैं तो आप उनका जवाब दे दीजिए। जो कह रहे थे कि अभी के चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, तो कुछ चीजें देखना पड़ेंगी ना। जैसे शुक्ला जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग कार्रवाई कर, तो राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं वो बात ऐसी नहीं है कि जो चुनाव आयोग नहीं जानता हो, वो बिल्कुल ही एकदम तथ्यहीन नहीं, सिर्फ उसमें वोट चोरी जोड़ देते हैं, वो गलत है। यदि राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में इतने सारे वोट हैं, तो भाई होते हैं हिंदुस्तान में। हाँ जी, आपने मुझसे बातचीत में जिक्र किया। मैं अभी एक वोटर लिस्ट देख रहा हूं इसी शहर की, गोविंदपुरा की, मैंने वोटर लिस्ट देखी, एक बूथ के मैंने देखा उसमें चर्च लिखा हुआ है और 70 से 80 नाम है उसमें, पूरा एक पेज, इसके अलावा आधा पेज है, एक पेज में 50 नाम, 40-50 तो रहते हैं, आधा स्टीफन निवासी चर्च, फलाना निवासी चर्च। और मैंने देखा कई जगह आपने लिखा है कि साहब वो गिल ढाबा है, गिल ढाबा लिखा है, 5-7 लोग हैं, तो आपको क्यों नहीं हो सकते 5-7 लोग? वहां पे काम करने वाले होंगे, लेबर रहती है, होटलों में रहती है, ढाबों में रहती है, उनके नाम बिल्कुल घर परिवार छोड़कर रहते हैं। क्यों नहीं उठा रहा? भाई चर्च है, बड़ी चर्च है, तो वहां इतने कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन किसी ने सवाल उठाया? बीजेपी वाले, क्योंकि वो कई सारे संस्थान चलाते हैं, उनके कर्मचारी होंगे। मैं 2003 की लिस्ट देख रहा हूँ, 2003 से लेकर अब तक किसी बीजेपी नेता ने उठाया कि भाई चर्च पे इतने सारे नाम कैसे आ गए एक चर्च में? वो धार्मिक स्थल है, वो तो धार्मिक स्थल है कहने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को वो नहीं दिखता है कि
लोगों का एक मकान है, मकान नंबर तो अब आवंटित होने लगे। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मेरे गांव में कोई मकान नंबर नहीं था। चिट्ठी आती थी पहले, शुक्ला जी को भी पता होगा, चिट्ठी नाम से आ जाती है, मुखिया का नाम आ जाए, पूरा गांव जानता है। इसी शहर में जो ग्रामीण क्षेत्र अब शहरी में सम्मिलित हो गए हैं, उनमें अब आपने नाम दिए, आपने दे दिया 45, आपने दे दिया 43, 1 2 3 4। एक एक घर में जब सब परिवार रहते हैं, यदि मेरे पिताजी 4 भाई हैं, 4 एक ही परिवार में रहेंगे, मकान नंबर तो वही डलेगा ना। बिल्कुल। तो आपके 20-25 लोग हो जाएंगे। मेरा तो इंदौर प्रेतक मकान शहर में, इंदौर से शहर में, वहाँ 40/5 मल्हारगंज और 220 से ज्यादा वोटर हैं उस मकान में। अब राहुल गांधी कहते हैं कि साहब एक घर में इतने वोट कैसे हो गए, तो वो कह सही रहे हैं कि एक घर में वोट हैं, लेकिन वो कहते हैं वोट चोरी हो रही, फर्जी नाम है, ये गलत जोड़ देते हैं। वो एक घर में इतने वोट हो सकते हैं, ये लोगों को वो कहते हैं 0 नंबर वाले मकान पर कितना कैसे है भाई। मैंने कहा ना, अभी ढाबा लिखा है, 0 नंबर मकान लिखा है, ऐसा मैंने देखा, वो लिस्ट में देख रहा था, पटेल नगर। अरे जो भाई आपका बीएलओ है उसने लिख दिया, लेकिन उसके नाम के, उस शहर जगह के नाम के आगे जो वोटर है वो फर्जी नहीं है, वो वोट डालने जा रहा है, अपना आधार कार्ड लेकर जा रहा है, सब चीजें लेकर जा रहा है कि वो वहां रहता है। तो इसी तरह वोटर फर्जी नहीं है। जिन लोगों के नाम कट रहे हैं वो इसी आधार पर 2003 में भी कटे थे। मेरा 2003 में 2 जगह नाम था, मेरा गांव में था, शहर में था, एक जगह से नाम कट गए। तो एसआईआर के फायदे होते हैं ना। यदि राहुल गांधी को लगता है, कांग्रेस को लगता है, तो जो आपने कहा बिहार में 78 खड़ा कर देते। अब आपको मध्य प्रदेश में लग रहा है कि साहब वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी हो रही है तो आप जागृत हो जाइए ना। 3 साल पड़े हैं भैया, कितने चोरी हो गए, कितने फर्जी वोट जुड़ गए, आप बता दीजिए। हाँ, बिहार में आप कह सकते हो समय नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 साल आपके पास। लेकिन आप यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, आप चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हर आदमी अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागृत है। वो अपना नाम कटते ही तत्काल उसमें जुड़वाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको बाकी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा ना, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वो बाहर हो जाएगा। तो हर आदमी जागरूक है, इसलिए कांग्रेस को पता है कि उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उसको सिर्फ एक शोर मचाना है, एक नैरेटिव सेट करना है। और मुझे नहीं लगता लगातार जिस तरह से राज्यों में चुनाव हो रहा है, ये नैरेटिव उनका काम नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए अच्छा है, असल मुद्दे उठाने लगे। नहीं तो वो वैसे ही हमने देखा है कि जिस तरह से मनमोहन सरकार पर एक नैरेटिव सेट हो गया था कि महाभ्रष्ट सरकार है, वो जनता ने मान लिया था। उनने भी सोच लिया है कि हम भी एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि इस तरह से वोट चोरी से ये सरकारें बन रही हैं, ताकि जनता मान ले और आपको बाहर कर दे। इसी आधार पर वो राजनीतिक जमीन को अपनी मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है। आपको 4-10 नेताओं खड़े होकर एक मंच से चिल्लाना वोट चोरी राहुल गांधी लेकिन ने कहा पब्लिक था, तो समझ रही है ना, लेकर आ रहा हूं, वो बम अभी तक नहीं आया भाई, ले आते आप तथ्यों के साथ। वो बम नहीं, वो गुबार था, वो गुब्बारा फूट गया। लेकिन शुक्ला जी, एक और चीज है ना, आप भी हम बेहतर समझते हैं कि किसी वोटर का नाम काटना भी इतना आसान नहीं होता है ना। कि या तो हम ऐसा भी नहीं कि हमारे घर के आगे हम तख्ती लगा रखते हैं, किसी पार्टी का चिन्ह लगा रखा हो हमने कि हम इस वोटर इस पार्टी के समर्थक है, तो बीएलओ आके काट दे। वो बीएलओ तो कोई भी हो सकता है, किसी की भी ड्यूटी लग सकती है। आज हो सकता है यहाँ नौकरी कर रहा है, कल हो सकता है उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाए, और वो भी किसी राजनीति से और उसके बाद भी है। मुझे अपने घर में एक नाम कटवाना था सरकारी नौकरी के चक्कर में, क्योंकि ट्रांसफर कहीं और हो गया था। तो बाकायदा बीएलओ ने कहा आप ये फार्म भरिए, यहाँ से आपको नाम कटवाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिखिए, उस पर ओटीपी आएगा, आपको कन्फर्मेशन देना पड़ेगा, तब आपका नाम कटेगा। तो वो बीएलओ तो चिन्हित नहीं कर सकता कि आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हो। ये तो आपका बीएलओ चिन्हित कर सकता है कि ये मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है या मेरा वोटर है। वो बीएलओ चाहकर भी उसका नाम नहीं कटवा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं कटवाया जा सकता है, ना ही उसके बारे में ये जानकारी हासिल की जा सकती है कि किस पार्टी को वोट देने वाला है, क्यों वोट देगा, इसकी निष्ठा किस दल के प्रति है। कुछ कार्यकर्ताओं को आप चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन जैसा भी आपने कहा कि वो तो हो सकता है वो तख्ती लगा रखा हो, उसके चुनाव चिन्ह लगा हो। मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकती है। मतदाता सूची जो कहते हैं ना वोट चोरी से चुनाव जीता गया या चुनाव चुरा, वो नहीं हो सकता। मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं और उसी को ठीक करने की कोशिश जो है चुनाव आयोग कर रहा है, जिसके तहत वो एसआईआर कर रहा है। दोनों ही बात कांग्रेस कर रही है ना सर। वो कह रही है कि मतदाता सूची में गड़बड़ है, वो कह रहे हैं एसआईआर से सुधारना, बोले नहीं सुधारना नहीं है, आप इसमें वोट चोरी कर रहे हो। नहीं, वोट चोरी नहीं होती है, लेकिन वोट जोड़े जाते हैं। हाँ, होता है ना, हमने देखा परिसीमन में खेल होता है, तमाम सारे राजनीतिक दल करते हैं। हाँ, और वोट चोरी भी होती है ना शुक्ला जी, लेकिन कैसे होती है कि मेरा वोट कोई और डाल के चला जाए, लेकिन तब भी मुझे अधिकार है कि मैं अपना टेंडर वोट डाल दूंगा। जिसको फर्जी मतदान कहते हैं वो एक अलग होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, और इसको मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा। हाँ, होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% फुल प्रूफ सेवा है। वोट कहीं लोग वोट, जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत से रिश्तेदारों के नाम जुड़वा दिए जाते हैं, जिससे कि वो कोई एक व्यक्ति जो है
है। हाँ। लेकिन ये छोटे छोटे पैमाने पर हो सकता है, ये बहुत बड़े पैमाने पे, इतने लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता है कि आप किसी राज्य का विधानसभा चुनाव जीत लें, 100-200 सीटों में आप इसका असर डाल सके, इतना नहीं हो सकता है। राहुल गांधी दो चीजें कहते हैं। एक तो वो कहते हैं महाराष्ट्र में जो है इतने महीने के भीतर जो है इतनी बड़ी तादाद में वहां पे नए मतदाता कहां से आ गए। ठीक है, उनकी जानकारियां आधी अधूरी हैं। वो हरियाणा के किसी एक मकान का हवाला देते हैं कि वहां पे साहब 100 लोग कैसे हैं, 100 से ज्यादा कैसे, बाद में पता लगता नहीं वहां इतने लोग हैं, इतना बड़ा परिवार है। तो ये सब कुछ मतदाता सूची की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एसआईआर हो रहा है। और कांग्रेस जिस नैरेटिव को सेट करके कोई चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है, वो बिहार में उसका हम लोगों ने नतीजा देख लिया है। वहां पे कांग्रेस की कितनी बुरी स्थिति हुई है, जो IIM है वहां उसके बराबर जो है उसकी सीटें रह गई हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट देखेंगे तो हो सकता है उससे और आधे से ज्यादा पीछे हो, क्योंकि आप 61 सीट पे लड़े और वो 26 पे लड़े। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास में अभी राजनीतिक और चुनावी संभावनाएं बची हुई हैं, लेकिन उसके लिए उसे ऐसे मुद्दे चाहिए जो जनता से जुड़े मुद्दे हो। लेकिन एक दूसरी चीज भी आप देखिए, जिसकी अब सरकार है वो कई तरीके से जो है वो फायदे में रहती है। चुनाव से पहले जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू हो जाती है, शिवराज जी के प्रति रही होगी लोगों की नाराजगी, उसका कोई असर नहीं दिखता है। इसी तरह से बिहार में देखिए इलेक्शन से ठीक पहले जो है 10-10 हजार रुपया जो है वहां, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सब पब्लिक है ना, ये हमने देखा केसीआर ने इससे बड़ी बड़ी स्कीम चलाई हुई थी, लेकिन चुनाव में ऐसे गए कि अब वो उनकी संभावना भी नहीं दिख रही अब कि वो लौट के आए, क्योंकि बहन और भाई में इतना झगड़ा मचा हुआ है। और ये कोई एक राजनीतिक दल नहीं कर रहा है ना। और हमने झारखंड में देखा कि जिस दिन वोटिंग थी इसी विधानसभा, उसके एक दिन पहले तक खाते में पैसे आए, क्योंकि वो पहले से स्कीम चल रही है। करप्ट प्रैक्टिस है ये, चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। राहुल गांधी को कहना चाहिए कि भाई चुनाव सुधारों की जरूरत है और चुनाव सुधारों के तहत ये होना चाहिए। बिल्कुल अनर्गल प्रचार जो कर रहे हैं वो चुनाव, क्योंकि वो जिस ईवीएम पर सवाल उठा रहे, MS गिल ने ईवीएम में शुरुआत की थी, जिनको बाद में उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया 2-2 बार। लेकिन आडवाणी जी ने भी सवाल उठाया। हाँ, सवाल नहीं, शुरुआत तो उन्होंने की MS गिल ने, और उन्होंने तो फिर माफी मांगी नरसिम्हन राव ने, और उन्होंने माफी है JVL नरसिम्हन की आवश्यकता है। चुनाव सुधार होने चाहिए, मतदाता सूची में सुधार की आवश्यकता है निश्चित तौर पर। और ये ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे सफाई हम देखते हैं ना कि आप ये ऐसी प्रक्रिया है ना कि आप आज सफाई करके ये नहीं कह सकते हो सफाई हो गई है, आपको हर दिन रोज करना पड़ेगी। जब ये सफाई की प्रक्रिया और मनोज जी, 3 साल बाद चुनाव होंगे, लेकिन ब्रजेश जी देखना नए मतदाता फिर जुड़ जाएंगे। वो तो अभी जुड़ेंगे क्या, जो 18 साल के होंगे भाई साल में 2 बार जुड़ना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ना ब्रजेश जी, जो कि मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ, राहुल गांधी इतनी बड़ी बैठक लेते हैं, लेकिन जो SIR के मध्य प्रदेश में प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा, उनको नहीं बुलाया जाता है, तो आप कैसे उम्मीद करोगे? और फिर फटकार लगती है उमंग सिंगार को और जीतू पटवारी को कि 55,000 BLA अभी तक आपने बनाया, जबकि 65,000 से ज्यादा बूथ है। और अब प्रक्रिया को दिन कितने बचे? आज 19 तारीख हो गई है, 15 दिन मुश्किल से बचे हैं। और आपको याद होगा ये कहा जा रहा था कि हम ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग देंगे, अभी आपकी नियुक्ति हुई नहीं है। BLA आप बनाएंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से देखना है, कहीं गड़बड़ी ना हो, गलत नाम ना जुड़े। तो कांग्रेस जमीन पर कहीं है नहीं मनोज जी, जो तैयारियां उसको कर लेनी चाहिए थी वो करती नहीं है, सक्रिय है नहीं है, नेता अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, BLA उनके बने नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बूथ की बात करते हैं, बीजेपी हम देखती है त्रिदेव वाले कंसेप्ट ले आई, एक पन्ना प्रमुख से ज्यादा भाग। इसी तरह से कांग्रेस ने भी कोशिश की थी, हमने देखा 2018 में फायदा भी हुआ था उनको, लेकिन इसके बाद उन्होंने अमल किया, उस पर नहीं किया। तो कांग्रेस जमीन पर कुछ नहीं करना चाहती, कार्यकर्ता अपने नेता के लिए करते हैं, पार्टी के लिए कोई नहीं करता। और उनको मालूम है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। देखिए, आप सतर्क कब होगे? जब आपके घर में चोरी हो रही हो तो आप पहरेदारी करोगे, आप CCTV कैमरे लगाओगे, उसके तमाम इंतजाम करोगे ना। लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता से लेकर नेता जानता है कि वोट चोरी नहीं हो रही, तो फिर मेहनत क्यों करना है, हल्ला ही मचाना है ना आपको। और एक छोटा सा उदाहरण है ना, ग्वालियर में SIR को लेकर बैठक होती शुक्ला जी, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल होते हैं। वो कहते हैं कि भैया शादी ब्याह छोड़ो, SIR में लग जाओ। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में क्या हो रहा है कि आधे नेता, कुछ नेता दिल्ली में और बाकी जो नेता है वो कमलनाथ का जन्मदिन मना रहे होते हैं, और उनमें वो नेता भी हैं जिनके ऊपर SIR के कराने की जिम्मेदारी और कई सारे BLO भी हैं। तो ये बेसिक अंतर है जो दोनों पार्टियों में एक अंतर बताता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो वोट चोरी कितनी है कितनी नहीं है ये तो राजनीतिक दल जानते हैं और वो पूरा अमला जानता है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार संवैधानिक संस्थाओं को आप कटघरे में खड़ा क्यों करते हैं? आप आरोप लगाइए, आप कहते हैं कि साहब जुडिशियली में SC ST के लोग कम क्यों हैं, तो आपने ऐसा सिस्टम तैयार नहीं किया जिसके कारण ये नतीजा है। आप आरोप लगाते हैं बार बार, आप सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि उसमें कितनी जातियों के लोग हैं,
तो क्या सेना क्या गोली पूछकर खाती है कि मैं एससी के लिए गोली खाऊंगा कि ओबीसी के लिए नहीं खाऊंगा, स्वर्ण के लिए खाऊंगा, ब्राह्मण के लिए नहीं खाऊंगा? तो कम से कम संवैधानिक संस्था हो या सेना हो, उनसे तो इससे दूर रखना चाहिए। और जहाँ तक राजनीतिक दलों का जवाब है, आरोप प्रत्यारोप है, वो दौर तो मुझे लगता है हमेशा चलता रहेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।